So we'll go ahead with next question. Practice problem number 21. A 20 centimeter wide thin circular disc of mass 200 gram is suspended to a rigid support from a thin metallic string. By holding the rim of the disc, the string is twisted through 60 degree and released. It now performs angular oscillation of period 1 second. Calculate the maximum restoring torque generated in the string under undamped conditions. You have pi cube equal to 31. तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है. A 20 centimeter wide thin circular disc of mass 200 gram is suspended to a rigid support from a thin metallic string. तो हमारे पास एक thin metallic string है which is connected to a rigid support और इसके नीचे एक disc है. तो you have a disc connected here. तो you have a disc something like that, ऐसा connected है. आगे बोला है इस डिस्क का मास दिया है आपको, तो आई विल आल्सो नोट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस. तो हमको गिवन डेटा में क्या क्या दिया है? हमको गिवन डेटा में दिया है 20 सेंटीमीटर वाइड, विड्थ इज 20 सेंटीमीटर. तो मुझे बताओ विड्थ मतलब ये कि ये, क्योंकि अगर वो नहीं आइडेंटिफाई किया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला. चलो आई कम बैक टू दैट आल्सो. मास दिया हुआ है आपको, मास दिया हुआ है 200 ग्राम. 200 ग्राम मतलब 0.2 किलोग्राम. ओके, देन बाय होल्डिंग द रिम ऑफ द डिस्क, रिम मतलब पेरिफेरी, और तुमने डिस्क को ट्विस्ट कर दिया थ्रू हाउ मच एंगल? 60. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 60 डिग्रीज एंड यू रिलीज दिस डिस्क, सो इट परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ टाइम पीरियड 1 सेकेंड. तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 1 सेकेंड. Calculate the maximum torque generated in the string under undamped condition, और pi cube की वैल्यू 31 लेने के लिए बोला है. And then they are asking you to find out what is the maximum torque. So you are supposed to find out what is maximum torque, tau max. ये आपको find करना है. Good. So how do you find out torque? How do you find out torque? न्यू बी साइन थीटा. वो तो मैग्नेट का होता है व्हेन इट इज इन मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज नो, इवन म्यू बी थीटा विल नॉट वर्क, क्योंकि पहले तो समझ लो म्यू बी साइन थीटा या म्यू बी थीटा इज द सेम फॉर्मूला. फिर समझ लो कि म्यू बी साइन थीटा या म्यू बी थीटा ये होता है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. यू डोंट हैव अ मैग्नेट हियर, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला चलेगा ही नहीं. देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड एज वेल, तो यहाँ तो वो नहीं चलने वाला ना फॉर्मूला. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है? दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. डू यू रिमेंबर जनरल थियरी हमने डेवलप किया था एंगुलर ऑसिलेशन के लिए. उस केस में मैंने बोला था कि यू टेक अ डिस्क विच इज सेंट्रली अटैच्ड टू वायर, देन यू ट्विस्ट दिस डिस्क एंड रिलीज इट. तो इफ यू रिमेंबर उस केस में टॉर्क होता है, इफ यू रिमेंबर इट इज सी थीटा with a minus sign, of course. Negative sign indicates that the torque and angular displacement are oppositely directed. अब यहाँ पे मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ फॉर सम रीजन, और थोड़ी देर में बताता हूँ क्यों. पक्का? यस. तो एंगुलर ऑसिलेशन में दो ही टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं. एक में जब मैग्नेट इज वाइब्रेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तब टॉर्क इज म्यू बी साइन थीटा और म्यू बी थीटा. अदर इज वेयर यू हैव अ डिस्क which is connected to a string, इसमें टॉर्क इज सी थीटा. तुमको क्या फाइंड करना है? टॉर्क फाइंड करना है. टॉर्क फाइंड करना है तो थीटा चाहिए, थीटा है यस, और क्या चाहिए? सी. नाउ द थिंग इज हाउ डू यू फाइंड आउट सी? टाइम पीरियड. ओके, यू कैन फाइंड आउट सी थ्रू टाइम पीरियड. तो अगर आप बोलोगे कि टाइम पीरियड से फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सी बाय आई. सी बाय आई. जिनको नहीं याद मैं बता देता हूँ ये सी बाय आई आया कहाँ से. इफ यू डोंट रिमेंबर आई विल टेल यू, बट इट इज नॉट गुड दैट यू डोंट रिमेंबर. यू शुड रिमेंबर. टॉर्क इक्वल टू सी थीटा होता है. टॉर्क इज आई अल्फा इक्वल टू सी थीटा. तो सी बाय आई इज अल्फा बाय थीटा, और टाइम पीरियड था 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा विच इज सी बाय आई. बराबर. गुड. देन तो अब ऐसा है कि तुमको इस फॉर्मूला से सी मिलेगा. कैसे मिलेगा?
इफ आई स्क्वायर तो आई गेट टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर सी बाय आई गया ऊपर, सी को यहाँ शिफ्ट किया, टी स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो यू हैव सी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन अपॉन टी स्क्वायर, बराबर है ना। आई गोज अप, सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, टी स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड, करेक्ट है। तो दिस इज सी। अब सी फाइंड करना है तो टी पता होना चाहिए, जो पता है, 1 सेकेंड, बराबर, यस। बट यू शुड ऑल्सो नो व्हाट इज आई। अब इसके लिए मैंने बोला था कि थिकनेस का मतलब क्या, ये थिकनेस मतलब बेसिकली ये जो आपको बोला है विड्थ, विड्थ वो वर्ड यूज किया है ना, वाइड, 20 सेंटीमीटर वाइड, 20 सेंटीमीटर वाइड, ये तब समझेगा जब तुम इस स्टेज पे आओगे। ये डिस्क है, it is rotating about its own axis, rotational dynamics. What is the moment of inertia of a body rotating about its own axis if the body is a disk? mr square by 2, तो m r square by 2, I की जगह पे लिख दिया mr square by 2, गुड, सिंस I is mr square by 2। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैप्टर्स को ऑप्शन में डालना ही नहीं चाहिए, यू डोंट नो तुमको कहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा। तो नाउ फ्रॉम हियर यू हैव अ गेस कि मुझे C चाहिए तो मुझे R पता होना चाहिए, और R पता होना चाहिए तो ये इन्होंने जो बोला है वो डायामीटर बताया है, तो वो जो 20 सेंटीमीटर वाइड बोला था वो डायामीटर था, दैट इज डायामीटर ऑफ द डिस्क। ओके, तो डायामीटर ऑफ द डिस्क 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इज डायामीटर बाय 2 विच इज 10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻², मतलब 0.1, मतलब 10⁻⁻1 मीटर। ओके, तो कभी कभी हम लोगों को यू हैव टू ऑल्सो वेट फॉर सर्टन स्टेप टू कम टू अंडरस्टैंड कि दिया क्या है, थिकनेस दिया है कि डायमीटर दिया है, तो विड्थ यहाँ पे मतलब डायमीटर है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, बिकॉज यू डोंट नो रेडियस, यू कैन नॉट फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गुड, तो ये हो गया सारे फॉर्मूलाज रेडी। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट सी फर्स्ट, विच इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर mr स्क्वायर बाई 2। तो यू हैव सी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी की वैल्यू 1 है, गुड फॉर अस। मास की वैल्यू 0.2 है, 200 ग्राम इज 0.2। रेडियस की वैल्यू कितने दी है, 10⁻⁻1 था ना, उसका स्क्वायर कर लोगे तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, और अपॉन 2, तो you have this as 1 जा and 0.1 जा, so 0.1 into 10⁻⁻2 मतलब 10⁻⁻3, तो c equals to 4 pi square into 10⁻⁻3। अब ये पाई क्यूब की वैल्यू तुमको 31 दी है, पाई क्यूब इज 31, मतलब पाई इज 3 पॉइंट समथिंग, तो अगेन पाई स्क्वायर इज 10 ओनली, तो बेसिकली आपको ऐसा ही दिया है घुमाने के लिए, चलो कोई बात नहीं, लेट अस कीप इट हियर, इसको ऐसे रखो, ये सी का वैल्यू है। आप, क्योंकि अल्टीमेटली आवर इंटेंशन इज नॉट टू फाइंड आउट सी, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट, मैक्सिमम टॉर्क कितना, मैक्सिमम टाउ मैक्स फाइंड करना है ना। हाँ, तो एक काम करना, यहाँ पे पाई स्क्वायर की वैल्यू को 10 मत लिखना, लिखोगे तो आंसर गलत आएगा तुम्हारा, थोड़ा सा गलत आएगा। यू वांट टू फाइंड आउट टॉर्क, what is torque, c theta, how much is c, 4 pi square into 10⁻⁻3, how much is theta, 60 degree, but in SI unit it is pi by 3, तो pi by 3, तो यहाँ पे तुम थीटा लिखोगे pi by 3, तो ये हो गया 4 by 3 और ये हो गया पाई क्यूब, और इंटू 10⁻⁻3, तो 4 by 3 और पाई क्यूब की वैल्यू 31 बोली है ना आपको लेने के लिए, 31 इंटू 10⁻⁻3, तो अप्रॉक्सीमेटली बता देता हूँ, रफली 1 जा एंड 10 जा, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻², तो आंसर आपका 4 इंटू 10⁻² के आसपास आना चाहिए। क्या दिया आंसर, 0.04, तो वही है 4 इंटू 10⁻² ही हो गया ना ये, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली स्पीकिंग, तो 4 इंटू 10⁻² ही आ गया है। और ये टॉर्क है, टॉर्क होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर में दिया होगा, या जूल में दिया होगा, बताओ। चलो अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक 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 क्विक। 22, find the number of oscillations performed per minute. Number of oscillations per unit time per minute is called as frequency. Number of oscillations per second is frequency. यहाँ पे per minute पूछा है, याद रखना। by a magnet which is vibrating in the plane of uniform field of 1.6 into 10 raised to minus 5 Weber per meter square. The magnet has moment of inertia 3 into 10 raised to minus 6 किलोग्राम। ये भी गलत दिया हुआ है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर नहीं होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इट इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो हाँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट आपको फाइंड करने हैं मैग्नेट के। गिवन क्या दिया हुआ है, इन द गिवन पैरामीटर्स आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी है। जो एक्सटर्नल फील्ड है वो है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एंड द मैग्नेट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई की वैल्यू आपको दे दी है, कितनी है 3 इंटू 10 रेज़ टू -6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज हाउ मच 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और आपको फाइंड क्या करना है, एक काम करते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट को मैं एफ डैश बोलता हूँ, एफ डैश क्योंकि पर मिनट है। फ्रीक्वेंसी को हम अगर एफ से डिनोट करेंगे तो इसको एफ डैश से डिनोट करेंगे। एफ डैश बोल दो, एन डैश बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। आई विल जस्ट कॉल दिस एज समथिंग विद अ डैश। तो फॉर्मूला क्या आएगा, बताओ बताओ फॉर्मूला बताओ, क्या फाइंड करना है। यू नो एवरीथिंग, सिर्फ तुम सोच नहीं रहे हो। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट। एक काम करो, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, ठीक है। तो पहले बताओ नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो मैंने इसलिए बोला कि इसको एन डैश बोल रहा हूँ। रिमेंबर I will be using this particular formula, n dash equal to 60n, where n is number of oscillations per second। number of oscillations per second मतलब वो frequency है, number of oscillations per second। ठीक, एक सेकेंड में अगर n है तो एक मिनट में मतलब 60 सेकेंड में कितने हैं, 60n है। दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाउ डू आई फाइंड आउट frequency। you know frequency and time period are inverse, मतलब reciprocals of each other। so basically you know that time period is 2 pi under root of I by mu b। so frequency n will be 1 upon time period, that is 1 upon 2 pi under root of mu b by I। n मिल जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे, you have your answer done। so we will first find out, I will do directly this thing, n dash is 60n and n is 1 upon 2 pi under root of mu b by I। so this is equal to 60 into 1 upon 2 pi under root of mu की value if I remember was 3, b की value was 6 into 10 raised to -5 है ना, 1.6 into 10 raised to -5, 1.6 into 10 raised to -5, और I की value was 3 into 10 raised to -6। हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया इन्होंने, गुड। वाई गुड, क्योंकि ये 1.6 का पॉइंट हटा देता हूँ। तो यू हैव 60 1 upon 2 pi अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 1.6 का पॉइंट हटा दिया तो 6 इंटू 10 रेज़ टू -1, और ये -5 तो कितना हो गया, -6, और नीचे कितना हो गया 3 इंटू 10 रेज़ टू -6। तो हमारे लिए अच्छा क्यों हो गया, क्योंकि ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया। 16 का रूट कितना होता है 4, अपॉन कितना आ गया 2 पाई। पक्का, श्योर, गुड, पक्का। तो अभी ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, डजंट मैटर, 1 एंड 2 सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 अपॉन पाई की वैल्यू मैंने तुमको बहुत बार बताई है, 0.318, 1 अपॉन पाई 0.318।
तो ये 0 और ये पॉइंट इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, 6 इंटू 2 इंटू 3.18 बराबर। अगर ये 18 नहीं होता तो 3 होता, 3 इंटू 2 6 इंटू 6 इज 36, तो आपका आंसर 36 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, 38। तो एग्जैक्ट ही कर लेंगे, इतना एग्जैक्ट किया तो एग्जैक्ट ही करते हैं फिर, बेटर ऑफ। यू हैव 6 इंटू 2 इंटू 3.18, 38.16। अब ये क्या है, 0.16 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज एन इंटीजर वैल्यू, तो इसलिए उसका जो पॉइंट से हटा दिए, बोला 38 ऑसिलेशन है पर मिनट में, तो वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इंटीजर होता है ना, एक या फिर दो या तीन ऐसा। ओके, सो लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाय द वे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल, तो सबका ध्यान यहाँ पे, होपफुली यू आर डन राइटिंग, जस्ट बी लिटिल क्विक। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ये टाइप का क्वेश्चन जेई नीट में भी आते हैं, आए हैं, सीईटी में भी आते हैं और आए हैं और आ सकते हैं, और स्टेट बोर्ड में तो है ही, तो करना पड़ेगा आपको। इजी है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो तो समझेगा। A wooden block of mass m is kept on a piston that can perform vertical vibration of adjustable frequency and amplitude. So a wooden block, let us say you have a piston, इसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक है, so wooden block is kept on a piston, is kept on a piston, एक piston उसके ऊपर एक ब्लॉक है, right, that can perform vertical oscillation, so this block can perform vertical oscillation of adjustable frequency and amplitude. During vibration we don't want the block to leave the contact with the piston, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी करूँगा, यू कैन एक्चुअली नोटिस, पर मैं करूँगा नहीं, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू मी, ये खराब हुआ तो फिर आई विल नॉट बी एबल टू बाय इट अगेन। तो ऐसा है, अगर मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंसी करूँगा ना, तो एक स्टेज पे यू सी दिस ब्लॉक स्टार्ट्स लिविंग कॉन्टैक्ट विद द पिस्टन, राइट। तो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि ये ब्लॉक और पिस्टन का कॉन्टैक्ट है कि नहीं है। मोर द फ्रिक्वेंसी, एट सम पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो ब्लॉक है, एट सम पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो ब्लॉक है, ये पिस्टन से अपना कॉन्टैक्ट लूज कर देगा। तो अभी क्या बोला, आगे पढ़ो। ड्यूरिंग वाइब्रेशंस, तो जब ये पिस्टन वाइब्रेट हो रहा था वर्टिकली, वी डोंट वांट द ब्लॉक टू लीव द कॉन्टैक्ट विद द पिस्टन। हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल if the amplitude of vibration is restricted to 25 centimeter? In this case, how much is the energy per unit mass of the block? Use G as pi square equal to 10. तो पूरे क्वेश्चन में गिवन पैरामीटर्स क्या क्या है पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आपको पूछा है हाउ मच फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल, और आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर, which is 25 into 10 raised to -2 मीटर। सफिशिएंट, इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। पाई स्क्वायर, जी के वैल्यू पाई स्क्वायर विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर यहाँ तक। तो अब व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, दो पैरामीटर फाइंड करने हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी एन फाइंड करना है। नंबर 2, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास E/m, ये फाइंड करना है। अब यू हैव टू ऑल्सो, मैं वापस यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये था वो पिस्टन, ये था वो पिस्टन, इस पिस्टन के ऊपर एक ब्लॉक है, यू हैव अ ब्लॉक विच इज केप्ट ऑन दिस पिस्टन, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, और आप पिस्टन को वाइब्रेट करवा रहे हो वर्टिकल, राइट, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा कि कॉन्टैक्ट लूज कर देगा। अब सबसे पहले हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं काम करता हूँ, आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन हियर विच इज बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन।
क्योंकि ऑसिलेशन कभी भी अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। तो आई कैन इमेजिन कि ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इट इज बिटवीन, दिस इज द लोवेस्ट पॉसिबल, मतलब ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो गया, और दैट इज द हाईएस्ट पॉसिबल, मतलब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गया। पक्का? अरे ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, द बॉडी वाइब्रेट्स टू एंड फ्रो about a mean position. So maximum displacement to the left side is positive extreme, to the right side is negative extreme. वो horizontal motion था, ये vertical है. Maximum displacement on the upper side is positive extreme and on the lower side is negative extreme. अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, मैंने तो तुमको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। ब्लॉक पिस्टन के साथ कांटेक्ट कब लीव कर सकता है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पे? पॉजिटिव पे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर ब्लॉक ने कांटेक्ट लूज कर भी दिया तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा। कहाँ पे होगा? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। सो द ब्लॉक में लीव कांटेक्ट, द ब्लॉक में लीव कांटेक्ट with the piston where? At positive extreme, that is at y equals to plus है। अब बोलोगे y क्यों? अरे ये वर्टिकल मोशन है, डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल में x लिखते हो तो y इक्वल टू प्लस ए पे हो सकता है, राइट? बट कंडीशन है if तो मैं तो ये बताओ, एक्सट्रीम पोजीशंस पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है? मैक्सिमम होता है कि मिनिमम होता है? मैक्सिमम होता है। मिनिमम तो मीन पे होता है। तो एक्सेलरेशन एट मैक्सिमम, एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम वैल्यू इज मैक्सिमम। इसका मतलब जिस पॉइंट पे कांटेक्ट लूज होने वाला है, वहां पे एक्सेलरेशन कितना है? मैक्सिमम। और कांटेक्ट लूज कब होता है? आपको पता है कब लूज होता है? व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी। तुमने लॉज ऑफ मोशन में सीखा है ये। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज अप व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन? a minus g की a plus c। भूल गए सब कुछ तो याद करो फिर। याद कैसे करते हो? गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विथ एनी सरफेस, लेट अस से दिस इज अ लिफ्ट व्हिच विल गो अप और डाउन। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा पता होना चाहिए अभी आपको, ये mg होता है एक्चुअल वेट, और एक्चुअल वेट इज एक्शन ऑन द फ्लोर, और जो फ्लोर है वो लगा देता है नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, नॉर्मल रिएक्शन। जब लिफ्ट स्टेशनरी है या फिर जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, याद रखना। जब लिफ्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब v0, या फिर जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो, उन दोनों ही केसेस में एपरेंट वेट n इज इक्वल टू एक्चुअल वेट mg। मतलब तुम जो भी मेजर करते हो इट हैपन्स टू बी द एक्चुअल वेट, बट कंडीशन इज व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी और व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पक्का? क्योंकि जो तुम मेजर करते हो वो तुम एपरेंट मेजर करते हो, यू ऑलवेज मेजर नॉर्मल रिएक्शन। Apparent weight equals to actual weight if and only if the lift is stationary or it is moving with constant velocity. Now remember, if the lift is going up with some value of acceleration a, पहली बात तो लिफ्ट गोइंग अप, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर तब जाता है जब नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में हो। मैंने अगर ये ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया तो नीचे जाएगा, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड इफ द लिफ्ट इज गोइंग अप इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ द नेट फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो तुम ऐसा लिखते हो उस केस में नेट फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में है ना, तो ऊपर का फोर्स ज्यादा कि नीचे का फोर्स ज्यादा?
ऊपर, तो क्या लिखते हो n माइनस एम जी, फिर बोलते हो लेकिन फोर्स तो m ए होता है, तो n माइनस एम जी, तो n क्या हो गया m ए प्लस एम जी, मतलब n क्या हो गया m g प्लस a। तो when the lift goes up, net acceleration is g plus a, when it goes down it is g minus a। पक्का? श्योर? हाँ। तो एक बात बताओ, सरफेस के साथ कांटेक्ट लीव कब होता है? व्हेन नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना, मास तो जीरो नहीं हो सकता, मतलब ये जीरो होगा। अब ये जीरो होना, यू नो, थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करते जाऊंगा। यहाँ पे मैंने बोला व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, मैंने क्या बोला यहाँ पे, इट इज, इफ यू रिमेंबर, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, बराबर, राइट? पक्का? और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, द ब्लॉक में लीव कॉन्टैक्ट विद द पिस्टन, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू जीरो, कहाँ पे, एट पॉजिटिव एक्सट्रीम, दैट इज y इक्वल टू प्लस ए, अंडर विच कंडीशन, व्हेन मॉड ऑफ ए मैक्स इक्वल्स टू g, है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि बेसिकली यू हैव नेट एक्सेलरेशन एज, क्या लिखा तुमने, g प्लस एम, ऐसा आएगा कि नहीं? अभी तो बताया, आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? यस। और एम एक्स की वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं? हाँ, मतलब एम एक्स की वैल्यू और जी की वैल्यू, जी पॉजिटिव है, एम एक्स क्या है, नेगेटिव। जी पॉजिटिव है, एम एक्स क्या है, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है कि नहीं है? यस और नो? यस, वेरी गुड। और मैंने अब भी बोला कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने के लिए नेट एक्सीजन क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो। तो फॉर नॉर्मल रिएक्शन टू बी जीरो, यू शुड हैव ए नेट टू बी जीरो, और ए नेट जीरो, ए नेट जीरो, मतलब जी प्लस ए मैक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब माइनस ए मैक्स इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, जी। तो फिर मैंने मॉड इसलिए लिखा कि माइनस नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? क्या फाइंड करना है तुमको? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जब मॉड ऑफ ए मैक्स इक्वल्स टू जी हो जाए, तब जाके ये ब्लॉक पिस्टन के साथ कांटेक्ट छोड़ सकता है। क्लियर? पक्का पक्का? तो उसके लिए तुमको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पता होना चाहिए था, इसलिए क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुमको ये याद ही नहीं होगा। कांटेक्ट तब लीव होता है जब नेट एक्सेलेरेशन जीरो होता है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है। इसका मतलब जी प्लस ए की वैल्यू जीरो होती है, मतलब जी की वैल्यू माइनस ए होती है। तो वही तो लिखा मैंने, जी की वैल्यू माइनस ए लिखा। सिर्फ मैक्स क्यों लिखा? क्योंकि तुम और एक्सट्रीम पे हो, एक्सट्रीम पे एक्सेलेरेशन मैक्सिमम। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला? ओमेगा स्क्वायर ए, राइट, इक्वल टू जी, बराबर। तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम हियर? जी बाय ए। तो व्हाट इज ओमेगा फ्रॉम हियर? अंडर रूट ऑफ जी बाय ए। व्हाट इज ओमेगा? 2 pi n, which is equals to under root of g by a. तो व्हाट इज n? 1 upon 2 pi root of g by a। और अगर थोड़ा सा ध्यान होता, ये सब करना नहीं पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? यू नो, 2 pi अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो what is time period? 2 pi under root of x by a। तो what is frequency? 1 upon 2 pi, क्योंकि रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना इसका, अंडर रूट ऑफ a by x। a की जगह पे g, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और x की जगह पे a, क्योंकि ये सिर्फ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। पक्का? तो सीधा सीधा फॉर्मूला था, ये सब करना ही नहीं पड़ता तुमको। ऑफ कोर्स अगर कॉन्सेप्ट्स याद है तो ठीक है, चलो रिवाइज ही हो गया। लेट अस टेक इन अ पॉजिटिव वे, तो रिवाइज हो गया हमारा। तो अभी ऐसा है कि n की वैल्यू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g। व्हाट इज g वैल्यू? क्या बोला है? g वैल्यू पाई स्क्वायर। हमारा काम आसान करने के लिए बोला है। थैंक यू सो मच। दिस इज 25 × 10⁻⁻²।
तो n इक्वल्स टू 1/2 पाई, पाई स्क्वायर का रूट इज पाई बराबर 25 का रूट 5 आता है, 10⁻² का -1 आता है। बाय 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 पाई पाई बाय बाय कैंसिल हो गया, 2 इंटू 5 10 और 10⁻1 में कैंसिल हो गया, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1 हर्ट्ज। तो 1 हर्ट्ज मतलब एक ऑसिलेशन पर सेकंड के ऊपर गए तो ब्लॉक विल लूज कांटेक्ट। तो देखो 1 हर्ट्ज का आंसर आना चाहिए, नहीं आना ही चाहिए, होना ही चाहिए, नहीं है तो गलत है। 1 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं जा सकता। पक्का, गुड। देन उसके बाद क्या फाइंड करना है, एनर्जी पर यूनिट मास। अभी एनर्जी पर यूनिट मास कैसे फाइंड करते हैं फिर, यू नो व्हाट इज टोटल एनर्जी, हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तुमको के याद है तो के ए स्क्वायर, बट डू यू नो व्हाट इज के, एम ओमेगा स्क्वायर। तो तुमको चाहिए था एनर्जी पर यूनिट मास, तो एनर्जी अपॉन मास इज हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, विच इज हाफ ओमेगा इज 2 पाई एन स्क्वायर, और ए इज 25 × 10⁻² का स्क्वायर। तो यू हैव 1/2, 2 स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर एन, फिर एन की वैल्यू तो वैसे भी 1 है, चलो ठीक है लिख देता हूँ एन स्क्वायर। ये हो गया 625 × 10⁻⁴ ठीक बराबर। तो 2 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर की वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है आपको, 10 बोला है कि नहीं, बोला है क्वेश्चन में, बोला है। एन की वैल्यू कितनी आई 1, इंटू कितना आया 625 × 10⁻⁴। अब ये 10 और 10⁻⁴ कितना हो गया 10⁻3, 625 का डबल होता है 1250। ठीक, तो आंसर में आना चाहिए 1.25 जूल पर किलोग्राम एनर्जी पर यूनिट मास है क्या, 1.25 या फिर 5/4 है ना। 5/4 इज 1.25 जूल पर केजी, डन, खत्म। सो एंड ऑफ दिस चैप्टर।